अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा अपने पुराने वीडियो की टॉपिक थी स्टूडेंट वीज़ा वर्सेस विज़िट वीज़ा, ये वीडियो में मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ सेम वीडियो को। अगर आप विज़िट पे आ गए यहाँ पे आके आप एलएमआई में कैसा कन्वर्ट कर सकते और रेफ्यूजी का क्लेम कैसा डाल सकते, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप लोगों को ऐसा दिख रहा है कि आई एम हेल्पिंग यू इन एनी वे, देन गो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज़ अपने को ये है कि अपन विजिट वीज़ा पे एंटर होना, कनाडा के अंदर अपना इमिग्रेशन क्लियर होना विजिट वीज़ा पे। उसके बाद के बातें हैं जो भी है, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, एसेट्रा एसेट्रा। तो अंदर हो के बाद आपको जैसा स्टूडेंट वीज़ा का ऑप्शन दिखाया हमें, लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करा हमें कैसा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक ऊपर आती है आपको, आप जाके लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। तो अपन पहले समझ लेंगे कि एलएमआई रहता क्या एक्चुअली। एलएमआई इज नथिंग बट लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएमआई। वो किसको मिलता, अगर यहाँ पे कनाडा में आपका बिजनेस है या फिर आपकी कोई कंपनी है जिसके अंदर आपके नए एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपका ईयरली टर्नओवर अच्छा खासा है, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है डिपेंडिंग ऑन द एरिया। अगर आपका बिजनेस ऑन्टेरियो में है तो उसका अलग रिक्वायरमेंट है, ओवरऑल टर्नओवर हमको इतना होना, फिर इतने एम्प्लॉयज काम करना, इतना साल पुराना बिजनेस रहना, वो लॉयरों को अच्छा मालूम जो अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका बिजनेस है तो यू कैन अप्लाई फॉर द एलएमआई। अब एलएमआई कैसा अप्लाई करना, कौन से बेसिस पे अप्लाई करते और किसको मिलता है एलएमआई। अगर सिंपल एग्जांपल में बोला मैं, सपोज कर लो आप यहाँ पे एक हैदराबादी रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, हैदराबादी रेस्टोरेंट खोले यहाँ पे एक शेफ के साथ मिलकर पार्टनरशिपिंग में खोल के जो है सो आप यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है आपका बिजनेस। फॉर सो एंड सो एक्स वाई जी रीजन आपका जो पार्टनर है, शेफ जो आपका पार्टनर, उन्हें जो है सो उसका खुद का बिजनेस अलग स्टार्ट कर लेके आपके साथ पार्टनरशिप एंड कर लिया, तो आप अकेले हो गए। तो आपको रेस्टोरेंट रन करने के वास्ते आपको पर्टिकुलरली हैदराबादी शेफ की जरूरत है, समझो। तो वो बेसिस पे आप फाइल कर सकते हैं एलएमआई के वास्ते। अब फाइल कैसा करना, एक तो पहले आपने लॉयर को पकड़ना, लॉयर को बोलना कि ऐसा सो एंड सो है रीजन, मेरे को एलएमआई होना है, हैदराबाद से शेफ को बुलाने का है बोल के। उन्हें जो है सो क्या करता, 3 महीने तक आपके कंपनी का एड रन करता ऑन jobbank.gc.ca, उसके ऊपर आपका एड रन करता। अगर कोई कनाडा में जो सिटीजन पे है या पीआर होल्डर है, उन लोग आके इंटरव्यू दिया, अगर आपको यहाँ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर जस्ट इन केस नहीं मिला, 3 महीने तक एड रन करने के बाद भी दूसरे दूसरे जने आ रहे हैं मगर अपने को समझ में नहीं आ रहा, हमको जैसे पकवान होना वैसा नहीं मिल रहा बंदा, आप जो है सो एलएमआई के वास्ते अप्लाई कर सकते हैं कि मैं हम ये सो यहाँ पे कैनेडियन सिटीजन में, कैनेडियन पीआर होल्डर्स में हम लोग ढूंढे, हमको हमारा शेफ नहीं मिल रहा, तो हम हैदराबाद से हम शेफ बुलाना चाह रहे हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आपके आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आपका T4 सबमिट करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है तो जो लॉयर्स को ज्यादा नॉलेज रहती है वो चीज की लेके, तो उन लोग जो है सो ऑन योर बिहाफ फाइल करते हैं एलएमआई। उसके बाद आपकी पूरी फाइल रिव्यू होती, क्या है कैसा है, कितने लोगों को इंटरव्यू करे, कितने लोगों को रिजेक्ट करे, रीजन क्या था रिजेक्शन का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन लोग के प्रोसेस थ्रू जाते हैं आईएसडीसी वाले। जाने के बाद अगर आपका एलएमआई अप्रूव्ड हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे जेन्यून रहे, तो आपकी कंपनी को एक एलएमआई नंबर देते। वो एलएमआई नंबर के बेसिस पे आप जॉब ऑफर लेटर क्रिएट करते फॉर एक्स वाई जी पर्सन, सो एंड सो पर्सन को हम बुला रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा एलएमआई नंबर है। तो जो बंदा आता वो क्लोज वर्क परमिट पे आता। क्लोज वर्क परमिट का मतलब क्या है बोलता हूँ, उन्हें सिर्फ आपका निज काम कर सकता, उससे हटके कहीं दूसरी और जगह काम नहीं कर सकता। अगर आप हैदराबाद में बैठे हुए हैं, आपको जो है सो कनाडा के रेस्टोरेंट से जो है सो आपको ऑफर आया एलएमआई का, आने के बाद आप क्या करते हो, एलएमआई ऑफर लेटर लेके उसके ऊपर आप वर्क परमिट फाइल करते, तो आपको वर्क परमिट आता, देन यू कैन कम टू कनाडा एंड वर्क फॉर द पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। अब अपन आ जाएंगे चार्जेस के ऊपर। तो ओवरऑल चार्जेस, अगर आप जेन्यून प्रोसेस से जा रहे हैं लॉयर वगैरह हायर करके, तो 5,000 से 7,000 डॉलर का खर्चा है जो एम्प्लॉयर को गिरता, आपको नहीं पड़ता। बिकॉज बेसिक नीड तो जो है सो उसकी है भाई, उसको बंदे होने का, उसका रेस्टोरेंट करने का से, तो उन्हें पैसे खर्चा करा के लॉयर के थ्रू एलएमआई निकाल के आपको ऑफर लेटर भेजता, आप वो ऑफर लेटर के बेसिस पे आप यहाँ पे आते। एम्प्लॉयर को खर्चा पड़ता 5,000 7,000 डॉलर के बीच में। बट रिसेंट टाइम्स में, जैसा मैं रील पे ही बोला था इंस्टाग्राम पे, अगर इंस्टाग्राम पे आप लोगों को फॉलो नहीं करते तो गो एंड चेक माय इंस्टा अकाउंट, इट्स नासिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर खान। वहां पे मैं जैसा बोला था कि कुबेर कमाल यहाँ का एक जो है सो जाना माना लॉयर है, आखिरी टॉप लेवल पे चल रहा बंदा, और जेन्यून एडवाइसेस देता उन्हें जो है सो पोस्ट करा था कि LMIS 50,000 से लेके 80,000 डॉलर्स के बीच में बेच रहे हैं, विच इज इलीगल। LMI खरीदना या बेचना इलीगल है। अगर आपको जेन्यूनली जरूरत है बंदे की तो आप LMI निकाल के आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत ऐसे काम होते, बेचते हैं LMI, तकरीबन लोग बेचते, जितने भी बिजनेसेस हैं यहाँ पे बेचते हैं, और बेचने का रेट 50,000 डॉलर से 80,000 डॉलर के बीच में है। तो अगर आप वो कैलकुलेट कर लिया तो आप इंडिया के कितने होता है आपको खुद मालूम। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और आपको जो है सबका पीआर के वास्ते स्कोर नहीं बन रहा, तो आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी वालों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप कि जो है सो मेरा पीआर का स्कोर नहीं बन रहा,
देखो LMIA प्रोवाइड कर सकते हैं आप, तो ही कैन फाइल एन LMIA टू कीप यू इन द कंपनी। और अगर आपको किसी कंपनी का LMIA मिल रहा तो आपके PR के प्रोसेसिंग में भी आपको पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। पॉइंट्स ऐड होने से आपका स्कोर हाई हो जाता है, तो आपको इन्विटेशंस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर ओवरऑल में सम अप करा लास्ट वीडियो और ये वीडियो में मिला के, तो अगर आपको विजिटर रिकॉर्ड में आपको एंट्री मिल रही कनाडा में, देन यू कैन आइदर अप्लाई फॉर LMIA और अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीजा, द चॉइस इज योर। तो कंडीशन क्या है, आपको विजिटर रिकॉर्ड पे एंट्री मिलना, दैट्स द मेन थिंग। अब अपन आ जाएंगे दूसरी टॉपिक पे। दूसरी टॉपिक क्या है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है अपने पास, अगर आपको विजिटर रिकॉर्ड पे एंट्री नहीं मिली तो आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे आप रिफ्यूजी क्लेम कर ले सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि मेरे को जान को खतरा है, मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, कुछ भी XYZ रीजन बोल के आप एंटर कर ले सकते हैं। मगर उसका डिसएडवांटेज क्या है, जैसा मैं बोला कि कुबेर कमाल जो यहाँ पे भी जाना माना लॉयर है, बेहतरीन एडवाइस देता बंदा, रिसेंटली जो है लाइव करा था उसके यूट्यूब के पेज पे। आई जॉइन द लाइफ एंड आई आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ असाइलम्स। तो आई आस्क्ड द लॉयर और उसका आंसर सुन लो आप क्या बोला उन्होंने। What are the chances for asylum approval if a person is from India? Consultants are charging lakhs for visit visa, suggesting them to apply for asylum at the port of entry. I will take this as the last question because this one needs a bit of explaining that people fall into this trap on a very regular basis and you should avoid doing that. Asylum seeking or asylum or refugee claims are for those people who are running away from the fear of persecution in their home countries or in their circumstances in their home countries. We've handled so many such cases of situations where people are filing for asylum, people are filing for refugees, but then they have genuine reasons. From your question itself, it shows that there is no reason for you to be filing an asylum. The agents who are saying that they will file for your visit visa and go to Canada and file for your asylum, they are misleading you. Once you have filed a case for asylum, once you have filed a case for refugee, you pretty much become ineligible for any other immigration program. Also in future, because the chances for your refusal is going to be pretty high. So what is going to happen is, because you don't really have any reason for filing a case of asylum, it means you will be lying in your application because you want to make for a good case. Otherwise, it will not get approved, right? So you will be lying, you will be providing fake documentation, you will be creating a fake story. Obviously, there will be some diligence done by the authorities, and once they have identified that your story is fake, your application is bound to get refused. So such kind of cases, the applications do get refused. Most cases they get refused, and then you do not have recourse for any other immigration program, because after your application for this claim is refused, you can file for an appeal. After filing for an appeal, which should also get refused, because hey, you do not really have a case for asylum in the first place. Plus, you have provided all fake documents, all untrue stories. You will file for an appeal, that will also get refused. Then you will file for HNC, humanitarian and compassionate grounds, that would technically also get refused. You will then file for a judicial review in the Federal Court of Canada, which in my opinion should also get refused. After that, you can file for PRA, okay, pre-removal risk assessment. In my opinion, again, that should also get refused because you never had a very good ground or solid ground for filing an asylum in the first case. But now what that has happened is, after being in Canada on this claim for 5, 6, 7 years that you would have spent, you are nowhere. You will not be able to file for any immigration program. And after having this kind of a background in Canada, once you return back to your home country, you file for a visa to any of the countries in Europe, US, Australia, New Zealand. Because you have filed for refugee, your credibility as a visitor, credibility as a temporary resident is gone out of the window. You will not be able to apply for visas there as well. So please, I'm not saying don't file for asylum. I'm saying file for asylum only if that is your genuine situation, genuine circumstances, only if that applies to you. Because mind you, the conditions, the requirements for documentation and for you to be able to prove the circumstances is very, very high. So if you just think you will just file a claim for asylum, it will be through. It doesn't work like that. Otherwise, everybody will be doing it, right? It doesn't. So you will be here with uncertainty for so many weeks, months, years, and yet you will have no recourse. So it will not work in your favor. You would have spent thousands and thousands of dollars because the application for these situations are very high. We charge a lot of money as well because this application is very, very intensive. It is very draining as well.
So you first file an application for your claim, then it gets refused, you file for an appeal, then it gets refused, you file for HNC, that gets refused, you file for judicial review. So these are all different applications. You will be spending thousands and thousands of dollars for each of these. Don't do that. Okay, rather come and study in Canada. If you have to, find a genuine employer who can offer you a job. Look at more realistic ways of leading a pathway, and that could probably have a better chance for you. I hope that helps. तो जैसा आप देखे भाई, जाने माने लॉयर है, उन्होंने क्लियरली बोल दे रही कि रिजेक्शन होता, बट देर आर फ्यू कंसल्टेंट्स लोग गारंटी देते कि हम अप्रूव कराते, बल्कि गारंटी वारंटी सब बेकार बता रहते, बिकॉज ओवरऑल एट द एंड कॉल जो है सो जज का रहता कि आपको रेफ्यूजी देना या नहीं देना। नो मैटर आप कितने भी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लगा लो, कुछ भी हो जाए, अगर उसको रिजेक्ट करना रहा तो उन्हें रिजेक्ट करता। तो गारंटी कोई भी नहीं देते, बट देर आर सब कंसल्टेंट्स जो कोशिश पूरी करते दिलाने की। बट उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, आई लेट यू नो। स्टार्टिंग विद द रेफ्यूजी क्लेम, आप कनाडा पे आ गए, आपका इमिग्रेशन हुआ, आप बोल रहे हैं ऑफिसर को कि मेरे को इंडिया में जान का खतरा है, मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। वो बोलने के बाद ऑफिसर जो है सो आपका इंटरव्यू लेता, इंटरव्यू मतलब क्वेश्चंस पूछता, कई को जान का खतरा है, क्या क्या है रीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सब पूछने के बाद आपको जो है सो पेपर देता हूँ, वो पेपर फिल आउट करो बोलता। जो पेपर में आपको पूरे डिटेल्स लिखना है कि आपको कई को है जान का खतरा, किससे जान का खतरा है, कई को है, क्या है, एक्सेट्रा, जितने भी क्वेश्चन है वो पूरा फॉर्म फिल करना। फिल करके वो पेपर आप ऑफिसर को देना। ऑफिसर को देने के बाद उन्हें गो थ्रू करता, आपका पासपोर्ट ले लेता ऑन द स्पॉट। आपका इंडियन पासपोर्ट जो रहता वो ले लेके, पासपोर्ट के साथ आप जो फॉर्म फिल करते वो 2 फॉर्म चीज़ें ले लेके, उन्हें रख लेके आपको जो है सो दूसरा फॉर्म, और वो दूसरा फॉर्म भी कब देता, इफ ही फाइंड्स कि आप जो भी रीजनिंग दे रहे हैं दैट्स एलिजिबल, लाइक आप कोई फ्रॉड रीजन नहीं दे रहे। अगर उसको दिखा कि यस जेन्यून रीजन है, तो उन्हें जो है सो जब आपको एलिजिबल करके आपको दूसरे फॉर्म्स देता। आप दूसरे फॉर्म्स क्या देता, सबसे पहले देता उन्हें आरपीसीडी। आरपीसीडी बोलते रेफ्यूजी प्रोटेक्शन क्लेम डॉक्यूमेंट। आपको वो फॉर्म मिलने के बाद आप जो है सो वो फॉर्म के बेसिस पे आप जो है सो वर्क परमिट अप्लाई कर ले सकते हो, जिसको आपको ओपन वर्क परमिट मिलता। देन आपको जो है सो मेडिकल फ्री हो जाता कनाडा में। सेकंड डॉक्यूमेंट देता उन्हें कंफर्मेशन ऑफ रेफरल लेटर। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेता उन्हें वो आईआरबी को फॉरवर्ड करता। आईआरबी इज नथिंग बट इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा। उसको फॉरवर्ड करता, फॉरवर्ड करके वो फॉरवर्ड करे बोल के आपको एक कंफर्मेशन लेटर देता। उसके बाद आपको एक बेसिक क्लेम फॉर्म देता जिसको आपको फिल आउट करना रहता घर जाके, और एक फॉर्म रहता जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहते हैं, मेडिकल कैसा करना, क्या करना, उसके इंस्ट्रक्शन रहते हैं। तो सब फॉर्म देके आपको बोलता हूँ कि आपके पास 15 या फिर 45, दोनों में से कौन सा भी एक डेज देता। 15 या फिर 45 डेज है, आप घर को जाओ, जाके पूरे चीज़ें गो थ्रू करो, गो थ्रू करके आपको अगर समझ में आ रहा तो आप फाइल करो बोल के, मगर पासपोर्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेता हूँ। अब वो आप ऑनलाइन क्लेम करने के बाद यू कैन फाइल फॉर द वर्क परमिट। इसके बाद आपको रेफ्यूजी के पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं, $650 to $750 के बीच में आते हैं मंथली। या तो आप फॉर्म ऑनलाइन आप खुद फिल कर सकते हैं, बट मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, उन लोग एक लॉयर हायर करते हैं। लॉयर जो है सो अप्रॉक्सीमेटली $7,000 से $10,000 का खर्चा बोलता हूँ उन्हें, बोल के उन्हें ऑन योर बिहाफ उन्हें उसकी पूरी फाइलिंग करता। समझो जितने भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मेडिकल आपका आपका क्लेम फॉर्म वगैरह जो भी है, उन्हें फाइलिंग करता। फाइलिंग करने के बाद आपको हियरिंग की डेट आती, विच टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने से 12 महीने के बीच में आपको एक डेट आती हियरिंग की, जिसके अंदर आपको जज के सामने जाना है, जाके आपकी कंडीशन पूरा जो भी है, आप कई को क्लेम कर रहे हैं रेफ्यूजी, पूरे डिटेल्स देना है। वो डिटेल्स देने के बाद जज डिसाइड करता है कि आपका रेफ्यूजी क्लेम अप्रूव करना या रिजेक्ट करना। जैसा कुबेर कमाल बोला कि अप्रूवल चांसेस आर वेरी लेस, बट स्टिल कंसल्टेंट बोलते हैं कि हम दिलाते हैं 90 से 95%। तो अगर फर्स्ट टाइम में आपका रिजेक्ट हो गया तो कंसल्टेंट जो लॉयर्स आप जो हायर करते हैं उन्हें करते हैं, फिर सेकंड हियरिंग बताते हैं। फिर सेकंड हियरिंग के बाद वो सो ऑन चलते रहता है, वो लंबा खींचे रहता है भाई, 1-2 साल का काम नहीं रहता, वो लंबा 2-3 से 5 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है फाइल के ऊपर, प्रोसेसिंग टाइम्स के ऊपर, क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसा कुबेर कमाल बोला कि मोस्टली इट विल बी रिजेक्ट। अगर अप्रूव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक, आपको पीआर कार्ड मिल जाता। अगर रिजेक्ट हो गया, आपको जब का जब कनाडा छोड़ के इंडिया वापस भेज देते। अब लोग हम बोलते हैं कि भाई अच्छा है ना, एडवांटेज हो जा रहा अपने को, 1-2 साल में पीआर हो जाता, रेफ्यूजी डालेंगे। तो रेफ्यूजी डालने का डिसएडवांटेज क्या है, आपके होम कंट्रीज के पूरे टाइज ब्रेक हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके होम कंट्री में आपके नाम पे ज़मीना वगैरह है, पूरे चल जाते। और आपको भाया बहना है, आपके किसी मम्मी डैडी है, आपको वापस जाना है इंडिया, आप इंडिया वापस नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो यू हैव टू गो थ्रू थर्ड कंट्री, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, उसके ऊपर अपन अलग बात करेंगे। आप डायरेक्टली इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको इंडिया में जान का खतरा है बोलकर आप कनाडा आकर रेफ्यूजी क्लेम करें तो यू कैन नॉट गो बैक टू योर कंट्री, और आपके पास पासपोर्ट भी नहीं रहता इंडियन पासपोर्ट। तो जो भी है आपको यहीं बस जाने का है, आप पलट के इंडिया जा नहीं सकते।
आपके भाया बहना अगर कोई भी है तो यू कांट डू नथिंग। आपके नाम पे ज़मीना है तो ज़मीनों से हाथ धोना पड़ता, आप कुछ खरीद नहीं सकते इंडिया में, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। और अगर रिजेक्ट हो गया तो आपको वापस इंडिया तो भेज देते हैं लोग। मगर अगर आप इंडिया जाके सोच रहे हैं कि ठीक है चलो मैं यूएस जाके यूएस में ट्राई करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया में ट्राई करेंगे, तो नो। अगर आप यूएस ऑस्ट्रेलिया वालों को वीज़ा फाइलिंग करें तो ना देख लेते कि आप कनाडा जाके रेफ्यूजी क्लेम करे थे, रिजेक्ट हो गया था, तो आपको वो बेसिस पे आपको नहीं देते उन भी जो है सो वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी हो उन लोग अवॉइड करते हैं आपको। और जैसा कुबेर कमाल बोला कि वंस यू एंटर एज अ रेफ्यूजी स्टेटस इन कनाडा, आप कोई और पीआर प्रोग्राम्स के लिए फाइल नहीं कर सकते। सो दैट्स इट फॉर नाउ। होप यू गॉट माई पॉइंट। एलएमआई करे तो क्या होता, रेफ्यूजी करे तो क्या होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता, नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ पॉसिबल, बट एट वॉट कॉस्ट। एंड मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप इंडिया से है तो आप यहाँ पे आके रेफ्यूजी डाले तो आपका क्लेम नहीं होता, रिजेक्ट होता, बोल के, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में जो है सो आपको जान का खतरा नहीं है कौन से भी लोगों से, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे सब जने मिलजुल के रहते हैं। अब जरा थोड़ा वो चल रहा, बट स्टिल इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लिव इन पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और एंड इफ़ यू आर हिंदू, तो आप वो बेसिस पे आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेरे को जान का खतरा है। बट अगर आप इंडिया में रह के आप बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में रह के आप बोल रहे हैं कि जान का खतरा है, वो तो इट वोंट हैपन। तो यूजुअली लोग क्या करते बोले तो यहाँ पे रेफ्यूजी स्टेटस डाल लेते, डाल लेके 2 से 3 साल 4 साल फुल घसते भाई, दबा के कमा लेते, जितना भी हुआ जमा वमा कर लेके वापस इंडिया चले जाते, बिकॉज एट द एंड दे नो कि भाई रिजेक्ट ही होने वाला है। तो लंबा चलता केस, ऐसा भी नहीं कि 1 साल में आपको आ जाता रिजल्ट, वैसा नहीं, लंबा चलता। तो ना वही बोलते लंबा तो चल रहा, वो टाइम पीरियड में अपन कुछ भी काम कर लेंगे। आप कुछ भी काम बोल तो ऐसा भी नहीं कि भाई हम प्रोफेशनल जॉब करेंगे, वैसा नहीं। आपको रेस्टोरेंटों में जॉब मिलती है, आपको जो है सो ऊबर चला लेते लोग, आप बहुत जने, आप जो है सो आप पेट्रोल पंप में काम करना पड़ता, सिक्योरिटी में काम करना पड़ता। प्रोफेशनल जॉब रहने के वास्ते यू शुड बी होल्डिंग अ डिग्री, यू शुड बी होल्डिंग अ एक्सपीरियंस। जो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिस पे आके आप जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आपके पास जो डिग्री रहती, वो बेसिस पे यू कैन एंटर इनटू द प्रोफेशनल फील्ड। बट अगर आप रेफ्यूजी स्टेटस पे प्रोफेशनल को घुसेंगे बोलता हूँ, इट्स नॉट गोना हैपन, क्योंकि आपको फिर वही ऑड जॉब्स करना पड़ता। जो स्टूडेंट जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट टाइम पीरियड में जो करे थे जॉब्स, वैसे जॉब आपको जिंदगी तमाम करना है जब तक आपका रेस्पॉन्स नहीं आया। वंस यू गेट टू नो कि आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई, आपके पास जितना ही पैसा है जितना भी जमा करे पूरे लेना, समेटना, बस्ता, वापस इंडिया चल जाना। फंडा मेरा क्लियर है, आई एम जस्ट एजुकेटिंग पीपल कि भाई समझो यहाँ का सिस्टम कैसा काम करता। आप लोग ये बहकावे में मत आओ कि भाई इन्हें बोल दे रहा मैं चले गया, यहाँ पे कुछ भी कर लेंगे, क्या भी कर लेंगे, वैसा नहीं चलता यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्टेन प्रोसीजर है जो फॉलो करते लोग, इसलिए भी मोस्टली जो है सो 28-30 साल के होने के बाद भी लोग जो है स्टूडेंट वीजे पे आने के ट्राई करते मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर नहीं हुआ तो वाइफ को स्टूडेंट वीजा दिला के उन लोग डिपेंडेंट पे आते, वैसा कर लेते। बट क्लेमिंग अ रेफ्यूजी इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज यू हैव टू ब्रेक ऑल योर टाइज फ्रॉम योर होम कंट्री। सबके अपना अपना ओपिनियन है। इफ यू गो एंड आस्क एजुकेटेड पीपल, उन लोगों को पूछे लाइक जो अगर पहले से पढ़ाई में है, डिग्री विग्री करके हमारा वो फ्यूचर बनाना है, वैसे लोग दे विल बी लाइक कमिंग ऑन अ स्टूडेंट वीजा इज अ गुड ऑप्शन, लोग आपको लीगल भी बताते। बट इफ यू गो ऑन बिजनेस माइंडेड पीपल, अगर आप बिजनेस के लोग, आपका बैकग्राउंड बिजनेस का है, अगर आप वैसे लोगों की पूछे तो ना बोलते भाई जाएंगे 3-4 साल कमाएंगे, वापस यहाँ पे आके यहाँ पे अपन कुछ भी बना लेंगे। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट व्हिच इज nasir__khan। अगर उससे रिलेटेड कुछ भी है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन ऑन माय यूट्यूब वीडियो एज वेल। अगर आपको वीडियो समझ में आई, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर करो दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो यंग है। मोस्टली यंग पीपल जो है सो विजिट वीज़ा लगा के आके यहाँ पे रेफ्यूजी डाल ले रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट अ रेफ्यूजी क्लेम। अगर आपके पास इंडिया में बहुत सारा पैसा है, आप यहाँ पे बैठ के सुकून से खा सकते हैं रेफ्यूजी क्लेम स्टेटस पे, तो देन गो फॉर इट। बट अगर आपके पास नहीं है वैसा ऑप्शन, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी है मैं लगा के विजिट वीज़ा लगा लेके यहाँ पे कुछ भी कर लूँगा, तो आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क दैट वे। बट रेस्ट इट्स ऑन यू, आपका कॉल है। और भी बहुत सारे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स है जिसके ऊपर अपन बात करेंगे अगले आने वाली वीडियोस में। जब तक के जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिए।